नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की डेट में आप लोग सर्च कर रहे हैं वो है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अर्थात हम सबको पता है कि इस समय संघर्ष चल रहा है ईरान और इजराइल में, और इसके बारे में दोस्तों विस्तार से बात करेंगे। ए टू लेकर जेड तक संपूर्ण परिचर्चा दोस्तों आपको मिलेगी इस वीडियो में। आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं। ईरान इजराइल एक्सप्लेन्ड, ये जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। किन किन परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्स में आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अर्थात यूपी पीसीएस जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम जिसमें आपका जनरल स्टडीज और करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पर जो थंबनेल में आपको दिख रहा है दोस्तों, यहां पर ये आपके इजराइल के प्रेसिडेंट और ये ईरान के प्रमुख हैं, दोनों ही लोगों को यहां पर शो किया गया है। और जैसा कि शीर्षक में यहां पर लिखा गया है ईरान वर्सेस इजराइल, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि यहां पर इन दो के बीच में संघर्ष चल रहा है। और इसी संघर्ष को लेकर दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। जो भी छात्र ऐसे हैं जो स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से यूपी के छात्र, उनके लिए दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी के लिए प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपको हमारे विजेता बैच में मिल रही है। इस बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन पर यह बैच चल रहा है। इसमें दोस्तों हम आपको पूरा कंप्लीट प्री का सिलेबस दे रहे हैं, कंप्लीट मेंस का सिलेबस दे रहे हैं, और मेंस के सिलेबस में आपको हिंदी, एसे और जीएस के 6 पेपर पूरा संपूर्ण हम तैयार कराएंगे। और आपके 2024 में दोस्तों अगर एसडीएम बनने का सपना आप लोग देखते हैं तो 800 से अधिक वैकेंसी आप सबको पता है, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप लोगों के लिए सिलेक्शन वाली बैच है जो अगर आप लोग इसे ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो हमारे इसके लिए करना क्या है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको मिल क्या क्या रहा है दोस्तों, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, पीडीएफ नोट्स मिल रही हैं, आंसर राइटिंग क्लासेस मिल रही हैं, ऐसे राइटिंग मिल रही है, फ्री मेंटरशिप मिल रही है, इसकी वैलिडिटी एग्जाम पीरियड तक है, और डेली क्वेश्चंस दोस्तों आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब पर ही आपको करंट अफेयर के डेली शॉर्ट्स मिल रहे हैं, इंफॉर्मेशन जीएस के फैक्ट्स मिल रहे हैं, और स्ट्रेटजी सेशंस मिलते हैं सीधे मेरे द्वारा, जो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्लियर, तो बढ़ जाते हैं हम लोग आगे अपने वीडियो पर। और आरओ की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी विजय बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर दोस्तों हमारा टॉपिक जो है वो है ईरान इजराइल के बनते बिगड़ते रिश्ते, पहले मान्यता देने से लेकर दोस्ती और फिर दुश्मनी तक। दोस्तों ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया, टॉपिक इसलिए चूज किया कि टॉपिक तब आपको बताना अनिवार्य रहता है जब आपके मेंस के लिए, एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं दोस्तों, जैसे यूपी की, एमपी की और बिहार की, अन्य सभी राज्यों की, तो दोस्तों उसमें एक आपका जीएस पेपर 2 होता है मुख्य परीक्षा का। इसमें दोस्तों आपको लिखित परीक्षा होती है, उसमें एक सेक्शन होता है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर का पार्ट होता है, और इसमें दोस्तों आपका ये टॉपिक इस समय निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक पेपर और होता है आपका निबंध का, ऐसे राइटिंग का, उसमें भी दोस्तों ये टॉपिक इस बार के लिए पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ना है और एग्जाम में सबसे बेस्ट आंसर और ऐसे लिख कर आना है। क्लियर, चलिए ईरान इजराइल के बनते बिगड़ते रिश्ते, पहले मान्यता देने से लेकर दोस्ती और फिर दुश्मनी तक। तो ये टॉपिक आपको बता रहा है कि पहले मान्यता दी और फिर दोस्ती हुई, फिर दुश्मनी भी अब हो गई, तो कैसे सारी चीजें हुई ईरान इजराइल के बीच में, पूरी परिचर्चा आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखिए दो देशों का नाम बार बार आ रहा है दोस्तों, दो देशों का नाम बार बार आ रहा है। वो देश है कौन, एक ईरान है और एक इजराइल है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैंने मानचित्र शो किया है आपके सामने, और दोनों देशों का लोकेशन मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, दिस इज ईरान, ये हमारा प्यारा देश भारत है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसके आगे यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये आपका ईरान। ठीक है, अब ईरान के भी आगे इजराइल कहां पर है,
तो इजराइल दोस्तों ये आपको यहां पर दिख रहा है, ये इजराइल कंट्री है, दिस इज इजराइल। अगर आपको नहीं दिख रहा है दोस्तों तो आप लोग थोड़ा सा जूम करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो इजराइल का मैप आपको दिख जाएगा। फिर मैंने एक मैप छोटा भी आपके लिए ईरान इजराइल को लेकर केवल शो किया हुआ है, आगे देखिए, ठीक है। तो दिस इज ईरान, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक्चुअली पेन में चेंज कर लेता हूं तो इससे हो सकता है कुछ फर्क पड़े। ये आपका दोस्तों दिस इज ईरान और ये आपका क्या है, ये आपकी इजराइल है, ये आपका इजराइल है, ये ईरान है और ये दो देश हैं जिनके बीच में क्या चल रहा है, ये संघर्ष चल रहा है। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। यहां पर देखिए थोड़ा सा मैंने मैप को और जूम किया है आपके लिए, मैप को थोड़ा सा और जूम किया आपके लिए, तो यहां पर आपको अब क्लियर दिख रहा होगा दिस इज इजराइल और दिस इज ईरान। क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब इन दो देशों की राजधानियां भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज्योग्राफी के पोर्शन के लिए, ठीक है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब देखिए यहां पर दोस्तों जो कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई वो 1 अप्रैल को शुरुआत होती है इस कन्फ्लिक्ट की। कन्फ्लिक्ट था क्या इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक मैप शो किया है जहां पर ईरान को ये आपका ग्रीनिश कलर से दिखाया गया है और यहां पर देखिए ये इजराइल है आपका, ये जो ब्लू कलर से आपका शो हो रहा है दिस इज इजराइल, ठीक है, ये इजराइल है दोस्तों और ये आपका ईरान। अब देखिए तेहरान से, ईरान की राजधानी तेहरान से यहां पर क्या हुआ, यहां पर इजराइल पर अटैक किए गए, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको ये दिख भी रहा है, क्लियर। और ये हुआ कब है, ये हुआ है 13 अप्रैल को। लेकिन ये उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पृष्ठभूमि जो ईरान कह रहा है उसकी पृष्ठभूमि ये है कि दमेस्कस साइट ऑफ अप्रैल 1 इजरायली स्ट्राइक, मतलब इजराइल ने 1 अप्रैल को अटैक किया था सीरिया की राजधानी दमिश्क पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर कैसे अटैक हुआ, क्या सारी जानकारी पूरी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये ईरान का लोकेशन समझिए, ये इजराइल है, क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ गया। बीच के देश भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीच के देश में कौन कौन देश, तो बीच के देशों में बात करें तो यहां पर देखिए जॉर्डन है, ये इराक है और ये सीरिया है। ये 3 देश जो हैं ये भी आपके ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो पोर्शन है, ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देश मिडिल ईस्ट कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, मध्य पूर्वी देशों के नाम से ये जाने जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, हुआ क्या, प्रक्रम पूरा क्या हुआ, देखिए ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का, ईरान और इजराइल बीते कई दिनों से आमने सामने है, ठीक है, कई दिनों से बीते ये आमने सामने है। इस संघर्ष की शुरुआत कब हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, जब सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमला होता है, जब सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमला हुआ, क्लियर। इस हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अल कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम कई लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देखिए सीरिया में जो दमिश्क दूतावास है, सीरिया में दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में ये भाग ले रहे थे और हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया जिसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, क्लियर दोस्तों, जैसा कि मैप में मैंने आपको दिखाया, आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पर ये ईरान है, ये आपका इजराइल है, ठीक है, और सीरिया कहां पर है दोस्तों, तो सीरिया आप ये देखिए दिस इज सीरिया, ठीक है, और सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमला किया, लेकिन इजराइल ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहां पर देखिए, यहां पर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई दोस्तों, और ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में बैठक में भाग ले रहे थे। ईरान ने इसका आरोप किस पर लगाया, इजराइल पर, और लेकिन इजराइल ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अब आगे देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जब हमला हुआ तो इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इसका हम बदला लेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहा, इजराइल को उसके इस ऑपरेशन के लिए दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा। ईरान ने क्या कहा, ईरान ने यह भी नहीं सोचा कि इजराइल ने अगर जिम्मेदारी नहीं ली है तो जिम्मेदारी आखिर उससे एक बार बात किया जाए, ठीक है, लेकिन बात करना जरूरी नहीं समझा और उन्होंने सीधे बोला कि इस ऑपरेशन के लिए उसे हम दंडित करेंगे और दंडित किया भी
जाएगा। अब चेतावनी के बाद क्या हुआ, ईरान ने शनिवार 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर 330 मिसाइलें दागी और ड्रोन हमले भी किए। 13 अप्रैल की रात को 330 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया ईरान ने, किस पर, इजराइल पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये मैंने आपको यहां पर देखिए ये मैप के माध्यम से दिखाया भी है। देखिए ईरान से सीधे इजराइल की ओर अटैक होता है। क्लियर, प्रक्रम समझ में आया। 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास पर हमला होता है। ईरान ये कहता है कि ये इजराइल ने किया है, इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और ये सीरिया है दोस्तों। और उसके बाद 13 अप्रैल को ईरान ने कहा हम इसका बदला लेंगे। 13 अप्रैल को ईरान से इजराइल पर 330 मिसाइलें और ड्रोन्स के द्वारा हमला किया गया। क्लियर, अब देखिए आगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है देखिए, अब इजराइल भी ईरान पर जवाबी कार्यवाही की चेतावनी दे रहा है। अब इजराइल ने कहा कि अब हमला हुआ है तो हम भी जवाबी कार्यवाही करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ईरान ने हमला किया ये माना जा रहा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको लगभग 99% मिसाइल्स को विफल कर दिया। ठीक है, चलिए इससे संकेत मिल रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का यह सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। आज ईरान इजराइल भले ही दुश्मन हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, लेकिन ये कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे। अब देखिए ये कहते हैं ना वो कहावत कि दुश्मन भी वही तगड़ा होता है जो एक जमाने में पक्की मित्रता रखा होता है। मतलब जब दोस्ती का भाव ज्यादा तगड़ा होगा तभी दुश्मनी भी उतनी ही तगड़ी होती है, क्योंकि लगाव है ना, दोनों ही संबंधों में लगाव है, एक तरीके का इमोशन इन्वॉल्व है। क्लियर, ठीक है। यहां पर देखिए अब आपको समझ में आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब इजराइल क्या कर रहा है कि अब हम भी बदला लेंगे। ये 13 अप्रैल तक की बात है। 1 अप्रैल को सीरिया पर दमिश्क दूतावास में हमला हुआ। ठीक है, ईरान के दूतावास में हमला हुआ। फिर 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला किया दोस्तों। अब देखते हैं यहां पर आगे इसका शुरुआत कैसे होता है दोस्तों। इसको मैंने देखिए इन शॉर्ट में यहां पर आपके सामने प्रदर्शित किया है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पर। चलिए यहां पर पूरा मैंने यहां पर देखिए आपके सामने ये शो किया है दोस्तों। ये शो इसलिए किया है कि आपको पता चल जाए। चलिए अब यहां पर देखिए आप सभी लोग, यहां पर क्या है देखिए, ये ईरान है दोस्तों, दिस इज ईरान, ये ईरान है। क्लियर है, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये आपका क्या है, दिस इज इजराइल। क्लियर, ये आपका सीरिया है जो मैं आपको दिखा चुका हूं। अब देखिए पूरा प्रक्रम जो हुआ वो मैंने एक स्लाइड के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित कर दिया 13 अप्रैल को। यहां पर क्या होता है दोस्तों, देखिए सभी लोग 13 अप्रैल को ईरान लॉन्चेस मोर देन 300 ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। Israel with the help of US, UK and Jordan claims that Israel have intercepted 99% of the launches। मतलब इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि हमने 99% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, विफल कर दिया। क्लियर, यहां पर ये 13 अप्रैल की बात है जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये आपके सामने न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके सामने यहां पर शो किया गया। क्लियर, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब यहां पर देखिए, यहां पर ये आपका जॉर्डन है, ये आपका जॉर्डन है। जॉर्डन का लोकेशन भी आपके सामने यहां पर शो किया गया है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको मैप में दिखाया था जॉर्डन का लोकेशन क्या था। क्लियर, जस्ट अ मिनट। चलिए अब देखिए यहां पर मैं पहले भी आपको दिखा देता हूं, मैंने जॉर्डन आपको दिखाया था। यहां पर देखिए ये 3 प्रमुख देश हैं, सीरिया, इराक और ये आपका जॉर्डन। ठीक है, ये लोकेशन भूलिएगा मत, ये 3 देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बीच में है। क्लियर, ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए। ठीक है, 13 अप्रैल की बात हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों इसके साथ साथ क्या होता है, ईरान सीजेज इजरायली एफिलिएटेड कमर्शियल वेसल्स। मतलब ईरान ने क्या किया, इजराइल कमर्शियल वेसल्स को भी सीज कर दिया है। यहां पर 13 अप्रैल की ये बात दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये बात आपके सामने यहां मैंने शो की। क्लियर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये सारा मामला इधर चल रहा है। इसके बाद आप देखिए यहां पर ये पूरा मैप मैंने आपके सामने शो किया, जिसमें ये भी दिखाया गया है कि दमिश्क जो है, यहाँ पे ईरानी दूतावास में 7 लोग मारे गए।
जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, ठीक है। मतलब ईरान के दूतावास पे जो 1 अप्रैल को हमला हुआ सीरिया में, वो जो ईरान ने कहा कि इजराइल ने किया है, उसके जवाब में 13 अप्रैल को प्रत्युत्तर देता है ईरान, ठीक है। और अब इजराइल की बारी है, ठीक है। चलिए, तो इतना मैंने आपको एक आर्टिकल में ये समझा दिया दोस्तों, जो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, ईरान इजराइल के रिश्तों की शुरुआत कैसे होती है, इनकी दोस्ती कैसे हुई, दुश्मनी में कब बदली, दुश्मनी की वजह क्या है, और बीते वर्षों में दोनों के रिश्ते कैसे बिगड़ते गए, ताजा विवाद की वजह क्या है, इन सभी चीजों का उत्तर आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले ईयर वाइज चलेंगे। 1948 में सबसे पहले वर्ष ये इंपॉर्टेंट है। क्यों वर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इजराइल बना और ईरान ने मान्यता दी। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। यहां पर ईरान और इजराइल रिश्तों की शुरुआत साल 1948 से होती है। दरअसल 1948 में दुनिया के नक्शे में इजराइल नाम के देश का जन्म होता है। अब इजराइल नाम के देश का जन्म होता है। इजराइल फिलिस्तीन इशू क्या है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जानिए, अभी जो इशू ईरान इजराइल का चल रहा है उस पर बात करते हैं। इजराइल का जन्म होता है, दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ। अब देखिए, इजराइल की स्थापना के बाद उसे मान्यता देने वाला ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। मतलब सबसे पहले तुर्की ने मान्यता दी, उसके बाद किसने मान्यता दी दोस्तों? ईरान ने मान्यता दी। दूसरा क्या था? मुस्लिम बहुल देश था। उसने एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी किसे? इजराइल को। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। उस समय ईरान में कौन सा राजवंश था? पहलवी राजवंश था दोस्तों। अब इस राजवंश ने आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया। क्लियर। इसने आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया और ये अमेरिका का क्या था? समर्थक था दोस्तों। क्लियर। जबकि इजराइल भी क्या था? इजराइल भी अमेरिका का समर्थन करता था। तो समर्थन जब दोनों क्या कर रहे हैं, इजराइल भी कर रहा है और पहलवी राजवंश भी कर रहा है, तो दोनों क्या हो गए? दोनों आपस में दोस्त हो गए। स्वाभाविक सी बात थी, नेचुरल पार्टनरशिप। इसके बाद देख लेते हैं, दिलचस्प बात यह है कि आज जिस फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा है, उस फिलिस्तीन ने ईरान द्वारा इजराइल को दी गई मान्यता को नकबा यानी तबाही बताया था। मतलब आज की डेट में फिलिस्तीन जो है, जिसके क्षेत्रों पर क्या किया गया, दिखाया जाता है इजराइल के देश को, बेसिकली वो क्या है? फिलिस्तीन जो था, वो फिलिस्तीन ने ईरान द्वारा जब इजराइल को मान्यता दी गई तो इसे क्या कहा? नकबा या तबाही शब्द बोला था दोस्तों। क्लियर है। फिलिस्तीन ने इसे तबाही की एक मौन अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा था। फिलिस्तीन ने तबाही की मौन अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में इस घटना को देखा था, क्योंकि फिलिस्तीन के ही क्षेत्र पर क्या हुआ? एक नए देश का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, उदय हो जाता है, और उसे मान्यता भी दे दी गई कई सारे देशों के द्वारा। इजराइल फिलिस्तीन के बारे में भी चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक। यह सब 1948 में इजराइल बनने के समय 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों की जबरन बेदखली और विस्थापन की वजह से हो रहा था। अब देखिए, बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, यहां पर 1948 में जब इजराइल बना तो 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी जो थे वो जबरन क्या हो गए? बेदखल हो गए और विस्थापन उनका किया गया। क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष दोस्तों, यहीं पे दोस्तों आपको समझ में आएगा, यहीं पे रूट कॉज आपको समझ में आएगा। क्लियर। चलिए, अब यहां पर आप लोग देखिए, आपके दिमाग में लगभग एक चीज बराबर गूंज रही होगी कि ईरान और इजराइल का लोकेशन जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर से एक बार देखिए, इजराइल शब्द बार बार आ रहा है, तो ये दोस्तों इजराइल यहां पर मैंने आपके सामने मैप में शो किया है, आपको दिख रहा होगा, ये इजराइल है। और आपका ये मैप में दोस्तों, वर्ल्ड मैप एकदम क्लियर होना चाहिए आपको दिमाग में। हम लोग यूपीएससी के बैच में, यूपीपीसीएस के बैच में पढ़ते हैं मैपिंग सीरीज, उसमें दोस्तों ये आपके लिए इजराइल मैंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। इजराइल को थोड़ा सा और क्या करते हैं, थोड़ा सा और विस्तार से मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। इजराइल बेसिकली यहां पर ये देखिए, पूरा इजराइल मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है, ठीक है। और ये आपका क्या है? जेरूसलम है। क्लियर है। ये तेल अवीव है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। ये आपका गाजा पट्टी है। ये अक्सर दोस्तों क्या रहती है? न्यूज में रहती है। तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष या इजराइल हमास संघर्ष पर भी एक अलग से वीडियो करूंगा, तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक गोलन हाइट्स है दोस्तों, इजरायली ऑक्युपाइड है, ठीक है।
इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहां पर अब देख लेते हैं इसके आगे क्या हुआ। 1948 के बाद 1968 में क्या हुआ, ईरान और इजराइल ने अपने रिश्ते मजबूत किए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, देश बनने के बाद इजराइल गैर अरब राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने में तत्पर था। गैर अरब राष्ट्र जो थे उनके साथ संबंध स्थापित करने में इजराइल भी तत्पर था। ठीक, आगे बढ़ते हुए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक दूतावास की भी स्थापना की। ठीक है, जब आगे बढ़कर उसने तेहरान में, जो ईरान की कैपिटल थी, वहां पर अपना दूतावास भी स्थापित कर दिया। क्लियर? दोनों ने एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत भी नियुक्त कर दिए। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत भी नियुक्त कर दिए। दोस्ती एकदम प्रगाढ़ हो गई, डिप्लोमेटिक रिलेशन एकदम पक्के हो गए, व्यापारिक संबंध भी बढ़े और जल्द ही ईरान इजराइल के लिए तेल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बन गया। अब जब आर्थिक रिलेशंस हो गए, आर्थिक संबंध हो गए, तो राजनीतिक संबंध तो प्रगाढ़ होने ही है। आज की डेट में आर्थिक संबंध राजनीतिक संबंध या पारिवारिक संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप आज की डेट में आप भी अनुभव करते होंगे। क्लियर? ठीक है, दोनों ने 1968 में एक पाइपलाइन शुरू की जिसका उद्देश्य ईरान के तेल को इजराइल और फिर यूरोप में भेजना था। क्लियर? 1968 में एक पाइपलाइन शुरू हुई जिसका उद्देश्य ईरान के तेल को इजराइल और फिर यूरोप में भेजना था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, वर्ल्ड मैप मैंने आपके सामने शो किया है अगेन, और ईरान का लोकेशन देखिए मैंने आपके सामने शो किया है। दिस इज द लोकेशन ऑफ ईरान। केवल इकलौता वही देश मैंने आपको दिखाया है, तो क्लियर दिख भी रहा होगा। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा लार्ज करके मैंने आपको ईरान को दिखाया। ये ईरान है दोस्तों आपका, ठीक है, और ये तेहरान की कैपिटल है। क्लियर? ठीक है, आप सबको यहां पर दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट 1979। अब होता क्या दोस्तों, अब ये दोनों की जो पक्की दोस्ती थी, अब ये इसमें खटास आना शुरू हुई। क्यों खटास आना शुरू हुई? क्योंकि ईरान में होती है इस्लामी क्रांति। ठीक है, देखिए अब वक्त आता है जब ईरान में इस्लामी क्रांति यहीं से शुरू होती है। ठीक है, और इजराइल और ईरान के रिलेशन जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ। ईरान की 1979 में हुई इस्लामी क्रांति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास ला दी। शिया उलेमा अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी ने ईरान की सत्ता से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बेदखल कर दिया। इस्लामी क्रांति हुई और जो पहलवी राजवंश था उसको बेदखल कर दिया गया। किसके द्वारा? शिया उलेमा अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी, इनके द्वारा। क्लियर? समझिएगा। इसके साथ साथ एक नए इस्लामी गणतंत्र ईरान का जन्म होता है दोस्तों। एक इस्लामिक गणतंत्र ईरान का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों, अब ये इस्लामी गणतंत्र था तो बेसिकली करेगा क्या आगे देखिए। सत्ता पर क्रांति के नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी आ गए। ये सत्ता पर काबिज हो गए, यहां पे विद्यमान हो गए। ठीक, ईरान के नए सर्वोच्च नेता खोमैनी ने उस वक्त विश्व शक्तियों को अहंकारी करार दिया और उनके खिलाफ खिलाफत की नीति अपनाई। इन्होंने कहा कि जितनी भी विश्व शक्तियां हैं, यूएसए एंड अलाइड कंट्रीज जो हैं विशेष रूप से, उनको इन्होंने अहंकारी कहा दिया, घमंडी कहा। खोमैनी ने विश्व शक्तियों के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ खड़े होने पर ऐलान किया, जिसे वह मानते थे कि ये अपने हितों को साधने के लिए फिलिस्तीनियों सहित दूसरों पर अत्याचार करेंगे। खोमैनी ने यह कहा कि हम अमेरिका को तो सीधे टक्कर नहीं दे सकते, स्वाभाविक सी बात है, विश्व की सुपर पावर है अमेरिका, उस समय तो और इस समय भी सुपर पावर था, आज भी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सीधे अमेरिका की तो कोई बात नहीं, सीधे हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय सहयोगी हैं अमेरिका के, हमारे क्षेत्र में जो मिडिल ईस्ट में हैं, हम उनके खिलाफ क्या करेंगे, हम उनके खिलाफ खड़े होने का ऐलान करते हैं और जो क्या करेंगे, जो अपने हितों को साधने के लिए फिलिस्तीनियों सहित अन्य देशों पर भी अत्याचार करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखिए दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो गया। जो फिलिस्तीन क्या था, अलग थलग पड़ा हुआ था, ईरान ने उसको दरकिनार कर दिया था, देख भी नहीं रहा था उसकी तरफ। अब जब सत्ता चेंज हुई तो फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में आ गया और इजराइल के अगेंस्ट में हो गया। क्लियर? चलिए अब दोस्तों यहां पर नई ईरानी सत्ता ने, अमेरिका में नई ईरानी सत्ता जो आई, उसने क्या कहा, अमेरिका को महान शैतान कहा। उसने अमेरिका को महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दे दी। जो नया इस्लामिक युग आया ईरान में, उसने अमेरिका को महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कह दिया।
क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। ईरान ने इजराइल से सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए और नागरिक अब यात्रा भी नहीं कर सकते थे और उड़ान सेवा भी रद्द कर दी गई। नागरिक ना तो यात्रा कर सकते थे और उड़ान सेवा भी रद्द कर दी गई दोस्तों। और तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया। जो तेहरान में ईरान की राजधानी में इजरायली दूतावास था उसको फिलिस्तीनी दूतावास कर दिया गया। समझिए बात किस तरीके से पिक्चर पूरी चेंज हो गई। ठीक है, खोमैनी ने रमजान के हर आखिरी शुक्रवार को कुछ दिवस के रूप में घोषित किया। अब कुछ दिवस है क्या दोस्तों? तो ये दोस्तों पूरे ईरान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में उस दिन बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही हैं। मतलब कुछ दिवस में जो आपका क्या होता है, जो रमजान का आखिरी शुक्रवार होता है, फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैलियां आयोजित की जाती हैं। ठीक है, और दरअसल जेरूसलम को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? अल कुद्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कैपिटल ऑफ इजराइल जेरूसलम को क्या कहते हैं? अल कुद्स कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 1982 की बात कर लेते हैं। 1982 में क्या हुआ? इस तरह से 2 दशकों के दौरान दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। अब लगातार दुश्मनी बढ़ती रही दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, दोनों पक्षों ने पूरे क्षेत्र में अपनी शक्ति और प्रभाव को मजबूत करने और बढ़ाने की भी कोशिश की। दोनों ने क्या कहा, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया, शक्तियों को बढ़ाया और एक दूसरे के खिलाफ उसे मजबूत करने का प्रयास किया। ठीक, बाद में भी दोनों देशों के संबंध और खराब होते गए क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में राजनीतिक और सशस्त्र समूह खड़े किए और उनकी आर्थिक मदद की। इजराइल बार बार यह आरोप लगाता रहा कि ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में क्या किया? राजनीतिक और सशस्त्र समूह खड़े किए हैं। ठीक है, जो एंटी इजराइल काम कर रहे हैं। क्लियर? ईरान पर आरोप लगता रहा कि वह लेबनान, सीरिया, इराक, यमन सहित पूरे क्षेत्र में कई देशों में प्रॉक्सी नेटवर्क का समर्थन करता है। प्रॉक्सी नेटवर्क चला रहा है ईरान। यहां तक भी कई सारे देशों के द्वारा यह एक्सेप्ट किया गया। इस समूह को प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। अब देखिए, ये प्रतिरोध की धुरी जो है ना, ये प्रतिरोध की धुरी जो है, ये आपका दोस्तों यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, जीएस पेपर 2 में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। क्लियर? इस वर्ष के लिए जो फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने के साथ साथ इजराइल को एक प्रमुख दुश्मन मानते हैं। ये प्रॉक्सी नेटवर्क या प्रतिरोध की धुरी, ये क्या कहते हैं? ये फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीनी मुद्दे का। और क्या कहते हैं? फिलिस्तीन मुद्दा है क्या, एक वीडियो ले आऊंगा अलग से। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? इजराइल को अपना प्रमुख दुश्मन मानते हैं कि इजराइल के कारण ही फिलिस्तीनी मुद्दा है, फिलिस्तीन की प्रॉब्लम है और इजराइल को ही हम अपना दुश्मन मानते हैं। ये सशस्त्र समूह इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सेना को भी निशाना बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये आर्म्ड जो ग्रुप है, ये आर्म्ड फोर्सेस जो है क्या करती हैं? ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी टारगेट करते हैं। इनमें से मुख्य लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे। ये लेबनान में मौजूद है हिजबुल्ला, जिसका गठन 1982 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। हिजबुल्ला का गठन कब हुआ? 1982 में। ठीक है, दक्षिणी लेबनान में इजरायली कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। दक्षिणी लेबनान में जो इजरायली कब्जा है उससे लड़ने के लिए हिजबुल्ला का गठन किया गया 1982 में। पिछले कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी युद्ध बढ़ता चला गया। इसके बाद प्रॉक्सी वॉर दोनों के बीच में बढ़ती चली गई। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2-3 देशों के नाम आपके यहाँ पे आ रहे हैं। लेबनान आ रहा है, इराक, सीरिया, इजराइल, ईरान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ईरान है दोस्तों, इसके बाद ये इराक है, ये सीरिया है, ठीक है, ये आपका इजराइल है और ये आपका लेबनान है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और यहीं पर दोस्तों देखिए दक्षिणी हिस्से में आपका क्या है? इजरायली कब्जा जो है उससे लड़ने के लिए हिजबुल्ला का गठन 1982 में हुआ था। क्लियर हो गई बात? 1982 में हिजबुल्ला का गठन, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया। क्लियर है? याद रखिए, लेबनान का लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, 2023 में हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ। अब देखिए, इजराइल हमास संघर्ष अभी आप 2023 में आप देख चुके हैं, रिसेंटली देखा है आपने। इजराइल लगातार जो है संघर्ष का सामना कर रहा है। पहले हमास संघर्ष का सामना किया उसने 2023 में, अब 2024 में ईरान के साथ संघर्ष हो रहा है इजराइल का। क्लियर? इसके बाद हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमले कर रहा है।
इसके बाद से क्या कर रहा है ये हिजबुल्लाह संगठन जो है ये लगातार जो है उत्तरी इजराइल पर आक्रमण कर रहा है रॉकेट से। क्लियर। ईरान सशस्त्र हमास का समर्थन भी करता है। ईरान कहता है कि हम हमास का समर्थन करते हैं, जिसने क्या किया 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था। समझ में आ गई बात। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर जब हमला हुआ तो उसका समर्थन ईरान ने किया, और ये दोस्तों इजराइल को कतई भी पसंद नहीं आया। अब देखिए क्या होता है। वहीं मध्य पूर्व में ईरान ने यमन में हूती विद्रोहियों को भी सहायता प्रदान की। ईरान ने क्या किया, ईरान कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ईरान ने यहां पर क्या किया, हूती विद्रोहियों को भी सहायता प्रदान की। कहां पर, यमन में। अब यमन का लोकेशन क्या है दोस्तों, देखते हैं मैप में, अगर होगा तो निश्चित तौर पर आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए आप सभी लोग, ये देखिए दोस्तों, ये यमन है, आप देख रहे हैं ना, हौती कंट्रोल्ड एरिया इन यमन, दिस इज द एरिया। क्लियर। देखिए सब कुछ मैंने आपके लिए दिखाया ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए दोस्तों वर्ल्ड मैप में। क्लियर। पसंद आ रहा होगा वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक। अब इस समूह ने क्या किया, लाल सागर पर इजरायली रिसोर्ट शहर इलियट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और शिपिंग जहाजों पर हमला किया। अब इस हैती विद्रोही जो हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेड सी पर जो इजरायली रिसोर्ट शहर इलियट है उस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी और शिपिंग जहाजों पर हमला भी किया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ गई, ये आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, यहां पर 1 अप्रैल 2024 को ईरानी दूतावास पर हमला बना नए विवाद का कारण, जहां से मैंने स्टार्टिंग की थी रिसेंटली, इसीलिए तो शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब देखिए 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले से उत्पन्न हुआ यह विवाद। दरअसल इजराइल का आरोप है कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को मिसाइलें और अन्य हथियार भेजने के लिए सीरियाई क्षेत्र का उपयोग करता है। प्रॉब्लम कहां थी, प्रॉब्लम यही थी कि इजराइल क्या कर रहा है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है जिसका गठन 1982 में हुआ उसको सपोर्ट कर रहा है इजराइल, कह रहा है ईरान, और उसमें मिसाइलें दे रहा है। ठीक है। उसे क्या कर रहा है, हिजबुल्लाह को मिसाइलें दे रहा है, और मिसाइलें देने के लिए बीच में क्या पड़ता है, सीरिया पड़ता है, उसके क्षेत्र का उपयोग कर रहा है, उसके क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। और जहां तक मैंने आपको दिखाया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये क्षेत्र आपके सामने है। अब इधर देखिए ये ईरान है, अब ये मिसाइल देने का प्रयास कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं लेबनान तक पहुंचने के लिए क्या करना है, लेबनान तक पहुंचने के लिए सीरिया से होकर जाना ही पड़ेगा। ये सीरिया से होकर देखिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां पे क्या कर रहा है, इजराइल समझ रहा है, देखिए यहां मिसाइलें आ रही हैं इजराइल के बगल में, ईरान से आ रही हैं, तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, रास्ता क्या होगा, रास्ता आपका इराक सीरिया, या तो क्या होगा इराक और जॉर्डन, फिर इजराइल। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रही बात, क्लियर। ठीक है, चलिए सब कुछ आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, इतना मैं समझ पा रहा हूं दोस्तों। वहीं इजराइल ने आवाजाही मिसाइल की रोकने के लिए सीरिया में कई हवाई हमले किए। अब इजराइल ने क्या किया, इस मिसाइलों की सप्लाई को रोकने के लिए कई सारे हवाई हमले किस पर किए, सीरिया में। समझ में आ गई बात, क्यों 1 अप्रैल को हमला हुआ, इसी के लिए, यही कारण था दोस्तों। इसी कड़ी में 1 अप्रैल को युद्धक विमानों से सीरियाई राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया। इसी कड़ी में क्या होता है, 1 अप्रैल को दोस्तों युद्धक विमानों से सीरियाई राजधानी दमिश्क में, दमिश्क क्या है, जो आपकी क्या है, सीरिया की राजधानी है, वहां पर ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ। ठीक है, और जिससे क्या कहा था, जिसे ईरान ने कहा था ये इजराइल ने कराया है। तो इजराइल ने क्यों कराया, भाई आप क्या करो, मिसाइल सप्लाई कर रहे हो, सीधी सी बात है, और वो मिसाइलें इजराइल के विरोधी काम आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी देश होगा उसका विरोध करेगा, और उसने ये किया। क्लियर। ठीक है। हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अल-कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम कई लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे, और हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया, लेकिन इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और स्वाभाविक सी बात है, कारण मैंने आपको बता दिया 1 अप्रैल को हमला क्यों हुआ, क्योंकि हिजबुल्लाह को समर्थन देने के लिए, मिसाइल देने के लिए ईरान क्या कर रहा था, सीरियाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था, सीरिया का इस्तेमाल कर रहा था, सीरिया के रास्ते कर रहा था, तो इसलिए सीरिया पर क्या हुआ, हवाई हमले किए गए। ठीक है, और दूतावास पर भी हमला हुआ। क्लियर। अब यहां पर आप युद्ध की एक तस्वीर आपके सामने मैंने दिखाई है, आप देख सकते हैं।
अब देखिए, अब जब 1 अप्रैल को हमला हुआ तो ईरान ने कहा इसका बदला हम लेंगे, बराबर लेंगे, ठीक है। तो ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर हमला कर दिया। जैसा कि मैंने इनिशियली आपको दिखाया कि 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया, लेकिन इजराइल ने कहा कि 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को हमने क्या किया, इंटरसेप्ट कर लिया है, और विद द हेल्प ऑफ आवर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक, या मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्लियर। एक हफ्ते बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला कर दिया। कब किया हमला? 19 अप्रैल को। कब किया दोस्तों? 19 अप्रैल। अभी कल ही खबर आई। क्लियर। हालांकि ईरान ने इजरायली हमले की खबरों को क्या कहा है? खारिज किया है। ईरान ने कहा कि इजराइल ने कोई हमला हमारे ऊपर नहीं किया है, यह खबर को खारिज किया गया ईरान के द्वारा। जबकि इजराइल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इजराइल की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है दोस्तों। क्लियर। अब इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर इजरायली हमला होने का दावा किया था। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि ईरान पर इजराइल ने हमला किया है। दावा किया जा रहा था कि इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर हवाई हमला किया है। यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें से एक सबसे प्रमुख है। सबसे ज्यादा नुकसान जिसमें ईरानी शहर इस्फहान में पहुंचा है दोस्तों। इस्फहान पर सबसे ज्यादा दोस्तों नुकसान पहुंचा है, ये कहा जा रहा है दोस्तों। और इस्फहान महत्वपूर्ण क्यों है? ईरान के लिहाज से इस्फहान काफी अहम शहर है, क्योंकि यही उसका न्यूक्लियर प्लांट भी है। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो इस्फहान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। इस हवाई हमले में इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर हवाई हमला किया, जिसमें इस्फहान प्रमुख है ईरान का। और इस्फहान महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट साइट है। ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से 3 ईरानी अधिकारियों ने इस्फहान के पास मिलिट्री एयरबेस पर हमला होने की पुष्टि की है। समझ में आ गई बात दोस्तों? न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 ईरानी अधिकारियों ने इस्फहान के पास मिलिट्री एयरबेस पर हमला होने की पुष्टि की है। क्लियर हो गई बात? वहीं ईरान की स्पेस एजेंसी के प्रवक्ता हुसैन दलीरियन ने 3 इजरायली ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। समझ में आ गई बात दोस्तों? ईरान ने क्या कहा कि हुसैन दलीरियन जो है वो कहते हैं 3 इजरायली ड्रोन को हमने मार गिराया। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अटैक तो हुआ है, ऐसा लगता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस्फहान कहां पर है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पर इजराइल, ये आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? ये तेल अवीव है। यहां पर आप देख सकते हैं ये ईरान है, ये कैपिटल इसकी तेहरान है, और ये दोस्तों इस्फहान है। ये क्या है? ये न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर प्लांट साइट। समझ में आ गई बात दोस्तों? सबको क्लियर हो रहा होगा? हो रहा है कि नहीं? ये आपकी तेहरान है, ईरान की राजधानी। ये इस्फहान है। यहां पर क्या दोस्तों? न्यूक्लियर प्लांट साइट है, और इसी को दोस्तों टारगेट किया गया किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। समझ में आ रही बात दोस्तों सबको? ये इजराइल है, और ये मैं आपको दोस्तों दिखा चुका हूं। क्लियर? समझ में आ गया सारा इशू? ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरीके से अटैक की इमेजेस मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको अभी तक का क्लियर हुआ है। ठीक, इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इस बीच सीरिया की स्थानीय मीडिया ने भी देर रात उसके एयर डिफेंस सिस्टम से इजरायली मिसाइल टकराने का दावा किया है। अब सीरिया ने क्या किया? सीरिया ने भी क्या कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम से इजरायली मिसाइल टकराई है, ऐसा दावा सीरिया ने किया है। इराक के यहां भी इजरायली मिसाइलें गिरने का दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इराक के ऊपर भी क्या किया है? मिसाइल छोड़ी है। हालांकि अमेरिका ने सीरिया और इराक में मिसाइल हमला होने की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने कोई पुष्टि नहीं की है कि सीरिया और इराक में मिसाइल छोड़ी गई। ठीक है, जबकि ईरान पर हमले की, इस्फहान पर हमले की पुष्टि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा की गई। बहरहाल इन सबके बीच अब मिडिल ईस्ट में
एक और नया युद्ध छिड़ने का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच में कई और देश भी आते हैं। ऐसे में इन दो देशों के तनाव में ये देश भी पिस रहे हैं। मतलब अब मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध होने की संभावना जताई जा रही है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में कई और देश भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। और ऐसे में इन दोनों देशों के युद्ध के चलते ये देश पिस रहे हैं और भविष्य में किसी और युद्ध को जन्म भी दे सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर बात बिगड़ती है तो मध्य पूर्व में हालात बद से बदतर हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट में हालात बद से बदतर हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्लियर? आप मिडिल ईस्ट में दोस्तों लोकेशन आप देख लीजिए, यहां पर पिछले देश कौन कौन से हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ईरान और इजराइल का तनाव सिर्फ इन्हीं देशों तक सीमित नहीं है। ईरान इजराइल जो टेंशन है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इसमें 9 देश शामिल हैं। इसमें 9 देश आपके शामिल हैं इस इजराइल ईरान टेंशन में, जिसमें से ईरान के साथ इराक, सीरिया और जॉर्डन, ठीक है। एक तरफ ईरान के साथ इराक, सीरिया और जॉर्डन है, और ईरान और इजराइल के बीच में ये 3 देश फंसते हैं। समझ में आ गई बात? मैंने मैप में आपको दिखाया भी था। इराक, सीरिया और जॉर्डन ये क्या है? ये आपके इजराइल और ईरान के बीच में फंस रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, मैप में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ईरान और इजराइल के बीच सबसे कम दूरी 1000 किलोमीटर की है, लेकिन उसके लिए भी इन 3 देशों को पार करना ही होगा। मैंने आपको बताया था कि ईरान और इजराइल के बीच की सबसे कम दूरी जो है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 1000 किलोमीटर है, लेकिन उसके लिए भी इन 3 देशों को पार करना होगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये मिडिल ईस्ट है दोस्तों, ठीक है, और ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका ईरान है। क्लियर? ये आपका सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है। अब यहां पे अगर क्या करना है हमें, यहां पर अगर हमें इस इजराइल पर पहुंचना है दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो यहां पर इस इजराइल पर पहुंचना है हम लोग को, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे कम दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर है, वो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल करना ही पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं सबको। और अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ईरान इजराइल एक्सप्लेन्ड कंप्लीटली हुआ कि नहीं, ईरान इजराइल इशू है क्या दोस्तों, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब मिडिल ईस्ट के देखिए जितने कंट्रीज है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर शो किए हैं मिडिल ईस्ट के नाम से, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोस्तों लीबिया, टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपको मिडिल ईस्ट के कंट्रीज दिख रहे हैं। आपको जानना भी चाहिए कि मध्य पूर्व में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो प्रमुख देशों के नाम मैंने आपको बता दिए जहां पर इस समय संघर्ष चल रहा है। और मुख्य रूप से मैंने एक मैप आपको दिखाया था, ये मैप सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। ये मैप याद रखिएगा, ये आपका ईरान है, और बीच में देखिए ये देश आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका दोस्तों क्या है? सीरिया, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इधर ईरान, और ये आपका इजराइल, ये लेबनान। तो ये लोकेशन जरूर याद रखिएगा जो संघर्ष का मुख्य क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों, ठीक है। और पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी कंप्लीट तैयारी के लिए, करंट अफेयर की, जीएस पेपर 2 और ऐसे के लिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आप हमारे विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।